तो कम वेवलेंथ जहां होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इट्स स्पीड इज आल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट, अब हम रिपल टैंक से पैदा होने वाली वाटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय रिपल टैंक। रिपल टैंक से जो वाटर वेव्स पैदा हुई हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं? वैसे जो अमूमन खसूसियात हैं वो 4 से 5 हो सकती हैं, बट हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ कितनी दी गई हैं? 3। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। और हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की हमारे पास है जी डायफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, यानी पानी की डायफ्रैक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में पानी की डायफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, पानी की डायफ्रैक्शन को हमने ऑब्जर्व करना है। अब सबसे पहले हम आते हैं किसकी तरफ? इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन और तीसरी है हमारे पास डायफ्रैक्शन। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें और रिफ्रैक्शन की और डायफ्रैक्शन की, इन तीनों को वाटर वेव के थ्रू समझने से पहले हम तीनों के कंसेप्ट समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है और डायफ्रैक्शन क्या होती है। जब इनके कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो कंसेप्ट के बाद ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट का मतलब है बाउंस बैक। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? बाउंस बैक, यानी वापस लौट के आना, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का मतलब है टू पास, गुजर जाना। किसमें से? मीडियम में से गुजर जाना या मीडियम के ऊपर से गुजर जाना, ठीक हो गया। अगर लाइट की बात करेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन का मतलब है उस मीडियम में से लाइट का गुजरना। अगर वाटर की रिफ्रैक्शन की बात करें तो उस मीडियम के ऊपर से गुजरना। तो फिलहाल पहले हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव क्या होती है। सपोज वी हैव एन ऑब्स्टिकल, फर्ज करें ये हमारे पास कोई एक रुकावट मौजूद है और उस रुकावट के को यहाँ पे रख के अब हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि लाइट हमें कैसे मिलेगी। बल्कि इसको यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी एक रुकावट, एक मीडियम पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इससे यहाँ से हमारे पास टॉर्च लाइट है, उस टॉर्च लाइट से हमने एक लाइट फॉल की इसके ऊपर। रिमेंबर दिस लाइट इज मोनोक्रोमेटिक विच कंटेन ओनली सिंगल कलर। व्हाइट लाइट जो है 7 कलर पर मुश्तमिल है। मैं यहाँ किस लाइट की बात कर रहा हूँ? उस लाइट की जो एक कलर पर मुश्तमिल है, रेड, ग्रीन, ब्लू, जैसे लेजर लाइट वाली है। अच्छा, रिफ्लेक्शन समझने के लिए जब हमने ये देखना हो कि रिफ्लेक्शन हुई तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। दिस डॉटेड लाइन इज नोन एज नॉर्मल। याद रखें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहला काम क्या करना है? एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिस सरफेस पे क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। तो इस नॉर्मल लाइन का नाम क्या होता है? इसको नॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि ये इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह जब हम रिफ्रैक्शन समझेंगे उसके अंदर भी यही सेम फिनोमेना होगा। रिफ्रैक्शन के भी चलें एक ये स्लैब बना लेते हैं, इसमें से भी हमने लाइट पास करानी है। फर्क क्या होगा? फर्क ये है कि इसमें जो हमने पोर्शन लिया हुआ है ये हमारे पास कौन सा है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, टकरा के वापस चली जाएगी। और ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी लाइट इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? वो वापस नहीं जा सकती बल्कि उसके अंदर से गुजर जाएगी। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम दोनों के अंदर क्या किया? इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लिया और इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लिया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद यहां से मैंने एक लाइट डाली, उस लाइट का नाम है इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। और इसके ऊपर भी मैंने एक लाइट फॉल कराई, इस लाइट का नाम क्या है?
इंसिडेंट रे। ठीक हो गया। अब वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बन रहा है, दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। और फर्ज कर लिया कि ये एंगल है हमारे पास 25 डिग्री। कितना है जी? 25 डिग्री। लाइट की प्रॉपर्टी है कि जितने एंगल से वो आके किसी मीडियम से टकराती है उतने एंगल से वापस चली जाती है। तो अगर फर्ज करें ये 25 डिग्री एंगल से आई है तो ये अंडरस्टूड है कि 25 डिग्री ही वापस जाएगी। आप ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी जगह पर। और हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी चीज को हम चेक करेंगे अभी किस पे? वाटर वेव पे। क्या वाटर भी ये मैकेनिज्म परफॉर्म करती है या नहीं करती? उसके बाद रिफ्रैक्शन का पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास लाइट रे आ रही है और यहाँ जो हमारे पास ये एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। ठीक है। इसमें जो मैंने नॉर्मल ड्रा किया हुआ है, नॉर्मल अब मैं आगे तक ड्रा करूंगा क्योंकि अब लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जानी बल्कि ये इससे टकरा कर इसमें से पास होगी। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारे पास ये रेयर मीडियम, ये हमारे पास है डेंसर मीडियम और ये हमारे पास रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। बुक में जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है रेयर, डेंसर और रेयर का, तो अब ये इन दोनों मीडियम को सुने। व्हाट इज रेयर मीडियम? ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स कम हो और करीब करीब ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ क्या मौजूद है? हवा। इधर क्या मौजूद है? एयर। जबकि यहाँ क्या मौजूद है? ये हमने कोई गिलास लिया हुआ, शीशा। अब मुझे बताएं शीशा और गिलास में से किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा और एक दूसरे के करीब करीब हैं? गिलास के। तो गिलास और हवा के मुकाबले में कौन सी चीज है जो रेयर है और डेंसर है? गिलास रेयर मीडियम क्योंकि उसमें, बल्कि गिलास डेंसर मीडियम क्योंकि उसमें क्या है? पार्टिकल्स करीब करीब और ज्यादा हैं। हवा रेयर मीडियम क्योंकि उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं और कम है। ठीक है। अब याद रखें जब लाइट रे, क्या कहा मैंने? जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, क्या कहा मैंने? जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फर्ज करें इस लाइट रे को कहाँ जाना था? सीधा। आपके अकॉर्डिंग आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट को यूं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं जाएगी बल्कि कहाँ जाएगी? ये टूवर्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ। इसको मैं एक और कलर से शो कर रहा हूँ, रेड से। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, यानी उसने जाना ग्रीन वाली लाइट को फॉलो करके था, ग्रीन और उसको लाइन को, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। समझ आ गई? अब लाइट ने डेंसर टू रेयर मीडियम जाना है। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, आप अगेन इसी जगह पर दोबारा एक नया नॉर्मल ड्रा कर लें। क्या कर लें? एक नई नॉर्मल लाइन ड्रा कर लें। ये नॉर्मल लाइन अगेन ड्रा होगी। नॉर्मल लाइन ड्रा होने के बाद अब याद रखिएगा कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो वो क्या होगी? उसके उलट। उसके उलट से क्या मुराद है? रेयर टू डेंसर लाइट टूवर्ड नॉर्मल जा रही थी, डेंसर टू रेयर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाइट इस तरफ आ रही थी बट इधर नहीं आई, बल्कि कहाँ चली जाएगी? इस ये जो पाथ अडॉप्ट कर लेगी वो पाथ कहाँ होगा? वो पाथ ये होगा। समझ आ गई? ग्रीन वाला पाथ फॉलो करेगी, ना के रेड वाला पाथ। और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात है वो ये है कि ये यहाँ पर क्या करके गई है? बाहर निकल के गई है। एंगल ऑफ इमरजेंट थीटा ई, एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के तो बराबर होगा, बट यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट थोड़ा सा इधर बेंड हो गई है। तो क्या कहूँगा मैं? रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से छोटा हो गया है। क्या हो गया है? छोटा। तो इट मीन कि यहाँ के सा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर, बट यहाँ हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। यही मैकेनिज्म आप लोगों को अब वाटर वेव में समझना है। क्या वाटर वेव भी ऐसा इसमें मैकेनिज्म परफॉर्म करती है या नहीं करती? उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यही एक बैरियर ले लेते हैं। ये हम सपोज हमारे पास एक बैरियर है,
यहाँ हमने इसके ऊपर बैरियर रख दिया है, ठीक है। तो बैरियर रखने के बाद याद रखें, ये बैरियर जब आपने रखना है ना, ये बैरियर पानी की सतह से ऊपर हो। जैसे आप ये वीडियो में देखें तो यहाँ आपको ये हम एक प्लेस कर रहे हैं पानी के ऊपर, इसमें टैंक में बैरियर रख रहे हैं और ये बैरियर पानी की सतह से ऊपर पड़ा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट रे टकरा के वापस आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लाइट रेज। फर्ज करें कि ये हमारे पास 1 2 3 लाइट रेज बना लेता हूँ। एक हमारे पास आ गई ये लाइट रे, उसके बाद एक लाइट रे ये आ गई, इसी तरह एक लाइट, बल्कि वाटर वेव समझ रहे हैं तो मैंने 3-4 वाटर वेव्स बना लिए। ये जी हमारे पास वाटर वेव्स हैं, ठीक हो गया। अब वाटर वेव यूं सीधी जा रही हैं और इसे टकरा रही हैं। पहला काम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ड्रा करना है। पहला काम नॉर्मल ड्रा करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर अब हम लाइन ऑब्जर्व कर लगा ली हमने। अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जितनी वेव्स हैं, ये तमाम वेव्स कितना एंगल बना रही हैं। पहले तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इस जगह एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद ये हमारे पास इंसिडेंट रे ये जो उससे जाके टकराई है, और टकराने के बाद अब ये इससे वापस कितने एंगल पर जानी चाहिए? उसी एंगल पर वापस जानी चाहिए। ये मैंने ऑब्स्टेकल बना लिया। ऑब्स्टेकल बना के इसकी रिफ्लेक्शन को शो कर रहा हूँ। अब लाइट रे यूं आपको जाते नजर आएंगी। जरा बुक में देखें क्या ऐसे डायग्राम नजर आ रही है। इसमें क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा है? ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने एंगल पर ये यहाँ से आके टकराई है, टकराने के बाद उतने एंगल पर वापस, यानी इसको आसान लफ्ज़ों में यूं कहें, जैसे लाइट वेव की बात करें, लाइट रे आई टकराई, ठीक है, यहाँ एंगल फर्ज करें बन रहा है इंसिडेंट एंगल, और उसके बाद ये टकरा के वापस इस तरफ आ रही हैं और ये उसी नॉर्मल से कितना एंगल बना रही हैं जितना इंसिडेंट एंगल था। ये प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने से हमें पता लगता है कि पानी भी जब रिफ्लेक्शन करता है तो जाने के दौरान जितना इंसिडेंट एंगल होगा, रिफ्लेक्ट होने के दौरान भी उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में अभी आपने देखे। नेक्स्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्शन। अब पहला सवाल है कि हमें ये कैसे पता लगा कि पानी की रिफ्रैक्शन होती है। और पानी की रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमने 2 कंसेप्ट समझे हैं। एक हमने पहले समझा है जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को एक मीडियम से टकराएगी और वो उस मीडियम में से गुजर जाएगी। अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक और कंसेप्ट है जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, वो कंसेप्ट ये है कि फर्ज करें जब हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, इस वीडियो के अंदर देखें, इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि हमने अब बजाय ऑब्स्टेकल रखने के एक शीशे की स्लैब रख दी है, और वो शीशे की स्लैब इसके अंदर आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि वो पानी के अंदर डिप की हुई है। पहले वो पानी से ऊपर था, अब पानी से के अंदर डिप की हुई है, और वो डिप करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ जब आप इसको डिप करेंगे, शीशे की गिलास, ये गिलास स्लैब, ये शीशे की जो स्लैब होगी, उसको जब आप डिप करेंगे, डिप करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि जहां ये गिलास स्लैब पड़ी हुई है इस जगह पर गहराई कम हो गई है, जबकि जहां गिलास स्लैब नहीं है वहां पर गहराई ज्यादा है। मतलब कि अब एक बुक में लफ्ज लिखा गया होगा कि इस जगह पर डेप्थ ज्यादा है, और जहां पर ये गिलास स्लैब पड़ी हुई है, ये कौन सा पाथ है जी? शैलोअर पाथ है। शैलोअर का क्या मतलब है? कम गहरा। शैलोअर का मतलब कम गहरा हिस्सा, और जहां ये ग्लास स्लैब नहीं है वहां पर क्या है? डेप्थ ज्यादा है। अब याद रखें एक रिलेशन कि जहां भी डेप्थ होगी, डेप्थ का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और वेवलेंथ का स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्रीवियस टॉपिक वाला एक कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हैं, फिर हम उसकी तरफ आएंगे। प्रीवियस टॉपिक वाला कंसेप्ट क्या था? प्रीवियस टॉपिक वाला कंसेप्ट ये था, इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। प्रीवियस टॉपिक में मैंने कहा था कि अगर हम वेव की स्पीड को कांस्टेंट रख लें तब इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है।
आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में हमने जो वाइब्रेटर यूज किया हुआ है, ये वाइब्रेटर कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। इसका मतलब इसकी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन में किस चीज को कांस्टेंट लेना है, फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेंगे तो बाकी क्या मिला, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मैंने यहाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लिख दिया। और वेवलेंथ का ताल्लुक है डेप्थ से। अब जिस जगह पर डेप्थ होगी ज्यादा, अंडरस्टूड है, वहां पर जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, बड़ी। और जहां डेप्थ होगी कम, वहां पर वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। समझ आ गई? चूंकि जिस जगह पर डेप्थ है ज्यादा, वहां पर वेवलेंथ है ज्यादा। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इस वाटर वेव की कांस्टेंट हो, तो अगर वेवलेंथ होगी ज्यादा तो स्पीड भी उसकी ज्यादा होगी। तो यहां लिखा हमने स्पीड ज्यादा। सिमिलरली शैलोअर पाथ की तरफ चले जाएं, जहां डेप्थ क्या है, कम। जिस जगह डेप्थ कम, उस जगह वेवलेंथ क्या बनेगी, छोटी। ये इस जगह से वेवलेंथ छोटी मिल रही है। तो कम वेवलेंथ जहां होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इट्स स्पीड इज आल्सो डिक्रीजेस। इसकी मिसाल ले रहे हैं, आप नहर में ऐसी जगह चले जाएं जहां नहर की जो गहराई है कम है, वहां पर आप देखेंगे जो पानी है वो कम रफ्तार से जा रहा होगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि वहां पानी की वेवलेंथ कम है। ऐसी जगह चले जाएं जहां नहर में गहराई ज्यादा है, मिसाल के तौर पर तलीरी नहर की बात करें, तो जहां आप ठोकर वाली जगह जाएं वहां पानी की ये डेप्थ ज्यादा है, तो पानी की स्पीड वहां ज्यादा होगी, क्योंकि वहां वेवलेंथ भी बड़ी बनती है। ऐसी जगह चले जाएं जहां पर डेप्थ कम है नहर में, तो उस जगह पर क्या होगा, वेवलेंथ भी कम होगी और उसी जगह पर स्पीड भी कम होगी। अब याद रखें, इसी स्पीड के चेंज होने की वजह से, ये स्पीड एक ऐसा फैक्टर है, इस स्पीड के चेंज होने की वजह से लाइट या कोई भी वेव अपना पाथ चेंज कर लेती है। क्या कहा मैंने, कि जब क्या हो, कोई भी वेव अपनी रफ्तार कम कर ले, तो रफ्तार कम करने के दौरान क्या होगा, उससे एक मैकेनिज्म मिलेगा। वो मैकेनिज्म क्या है, कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मिसाल के तौर पर इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि इस जगह पर अगेन उसको इस तरह से रख दिया। अब गिलास स्लैब को मैंने यहाँ रख दिया, बुक वाली डायग्राम समझा रहा हूँ। बुक वाली डायग्राम के मुताबिक उसने गिलास स्लैब को यूं रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। अब बुक वाली डायग्राम के मुताबिक चूंकि गिलास स्लैब यूं पड़ा हुआ है, अब यहाँ से आ रही है जी वेव। ये मैं वेव बना रहा हूँ जी, ये पहली वेव बना ली वाटर वेव, ये सेकंड वाटर वेव, इसी तरह ये थर्ड वाटर वेव बना ली, फोर्थ वाटर वेव बना ली, फिफ्थ वाटर वेव बना ली। ये मुख्तलिफ वाटर वेव, और ये वाटर वेव यूं जा रही हैं। और इसके रास्ते में जो हमने स्लैब रखी हुई है वो किस तरह से है, यूं स्लैब रखी है। अब ये हमारे पास पानी है, ये गिलास है, फिर आगे पानी। पानी कौन सा मीडियम होगा, रेयर। गिलास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। फिर आगे पानी मौजूद है, वो कौन सा मीडियम होगा, रेयर। मैंने क्या कहा, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएंगे, पीछे मैंने समझा चुका हूं आपको, जब हम रेयर टू डेंसर जाते हैं तब क्या होगा, टुवर्ड नॉर्मल। और अगर क्या होगा, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, पहले एक नॉर्मल ड्रा कर लें। यहाँ भी नॉर्मल ड्रा कर लिया, यहाँ भी नॉर्मल ड्रा कर लिए, नॉर्मल ड्रा हो चुके हैं। नॉर्मल क्या होती है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये नॉर्मल ड्रा हो गया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अब जरा इसको गौर करें, नॉर्मल ड्रा होने के बाद क्या करना चाहिए, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए। अब ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कराना है, तो कैसे बेंड होगा, यहाँ से लाइट रे गई, लाइट रे करने जाने के बाद अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि लाइट रेज कैसे जाएंगी, सीधी। बट जरा बुक के अंदर देखें, इसमें वाटर वेव, बल्कि बुक में देखें यहाँ जो वाटर वेव हैं एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है। क्या है जी, कि यहाँ पर आपको वेव्स किस जगह नजर आ रही हैं, इस साइड पे राइट साइड है, लेफ्ट साइड है जी, थोड़ा सा किस साइड पे बेंड हुई है, बेंड हो रही है, किस साइड पर, राइट लेफ्ट। गौर से देखें जरा, उसमें राइट है ये लेफ्ट, सोच लें। अच्छा, टूवर्ड नॉर्मल है या अवे फ्रॉम नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, क्योंकि अब ये इस गिलास में से गुजर के कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम, यानी डेंसर टू रेयर। जिसका मतलब इसको अब मैंने सीधा लाइंस बनाने की बजाय कहाँ बनानी है,
इसके थोड़ा सा लाइन यूं बैंडेड है ना, और ये बैंड किस चीज़ की पहचान है कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो गई है। तो पता लगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव में, वाटर इस मीडियम में से गुजर के, मीडियम में से नहीं गुजर रही बल्कि मीडियम के ऊपर से जाके जब गुजरेगी तो अपना पाथ चेंज कर लेगी। क्यों करेगी? उसकी वजह यह है कि उस पाथ वाली जगह पे डेप्थ कम हो जाती है, वेव लेंथ भी कम हो जाती है, स्पीड भी पहले के निस्बत चेंज हो जाती है। वाटर वेव की स्पीड चेंज होगी, और जब स्पीड चेंज होगी अंडरस्टूड है क्या होगा, वहां पर वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो अब अगर इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछ लीजिए, कर लेंगे कि अगर डेप्थ कम हो वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड क्या होगी, और इसमें कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट रहेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ये सारी एमसीक्यू आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है, उस थर्ड करैक्टरिस्टिक्स का नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। वेव की डायफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं थर्ड करैक्टरिस्टिक्स में, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा कि अगर एक वेव सामने मीडियम पड़ा हुआ है उसमें से गुजरने के बाद वो उसकी जो कॉर्नर है उस वेव्स की वो बेंड हो जाए, वो कॉर्नर से किसी ऑब्स्टेकल में से गुजरने के बाद अपने कॉर्नर को बेंड कर देगी, तो हम उसको क्या नाम देंगे, डायफ्रैक्शन, यानी वो कॉर्नर से बेंड हो जाए। तो ये एक तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि बेंड फ्रॉम कॉर्नर, बेंड फ्रॉम कॉर्नर, एक तो चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी, डायफ्रैक्शन को क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन? टू ऑब्जर्व क्लियर डायफ्रैक्शन, द स्लिट सेपरेशन या स्लिट साइज, सेपरेशन की बजाय साइज भी लिखा हुआ हो सकता है, मस्ट बी इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ वाटर। अगर लाइट की डायफ्रैक्शन हो रही है तो फिर क्या लिखेंगे, वेव लेंथ ऑफ लाइट, यानी जिस वेव की डायफ्रैक्शन क्लियरली ऑब्जर्व करनी है तो वो जो हमने स्लिट रखी हुई है उस स्लिट का जो साइज होगा वो उस वेव की वेव लेंथ के बराबर है। अब इसी जगह पर हम ये मिसाल ले रहे हैं, इसी मिसाल में अगर हम ऑब्जर्व करें, इस मिसाल में अगर हम अभी ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया, दो हमने ऑब्स्टेकल रखी, ये इस जगह, अब इन ऑब्स्टेकल के दरमियान सेपरेशन की बात होगी, इन ऑब्स्टेकल के दरमियान सेपरेशन की बात होगी। ये मैंने दो ऑब्स्टेकल रखी हुई हैं, बट वही वाली बात कि ये वाली ऑब्स्टेकल पानी के अंदर डिप नहीं करनी बल्कि पानी की सतह से थोड़ी सी ऊपर हो। जैसे आप इस वीडियो में देखें नजर आ रहे हैं कि ये पानी की सतह से आपको ऑब्स्टेकल ऊपर नजर आ रही है, और इस ऑब्स्टेकल से देखें जैसे वाटर वेव जाके टकराई है, तो टकराने के बाद क्या हुआ है, वाटर वेव फर्ज करें यहाँ से जा रही है, स्ट्रेट वाटर वेव, हमने पढ़ा है यहाँ स्ट्रेट वाटर वेव पैदा होती हैं। तो इस वीडियो में क्या ऑब्जर्व हो रहे हैं, स्ट्रेट वाटर वेव टकरा रही है, टकराने के बाद आपको वाटर वेव सेमी सर्कुलर पैटर्न अडॉप्ट करते हुए नजर आ रही है। और ये सेमी सर्कुलर पैटर्न कब होगा, जब इनके दरमियानी साइज, ये जो हमारे पास दरमियानी साइज है ना, ये दरमियानी साइज वेव की वेव लेंथ के बराबर होगा, दरमियानी साइज वेव की वेवलेंथ के बराबर होगा, तब आपको जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा होगा, सेमी सर्कुलर पैटर्न होगा, सेमी सर्कुलर पैटर्न मिलेगा आपको। अब अगली बात, फर्ज कर लिया कि मैं ये जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल को क्या कर लेता हूँ, इस ऑब्स्टेकल का साइज बढ़ा देता हूँ, यानी इसको मैंने थोड़ा सा इधर से छोटा कर दिया, इधर से भी छोटा कर दिया, यानी जो दरमियान का मेरा साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। अब कंडीशन ये है कि इस वक्त ये जो हमारे पास स्लिट साइज या स्लिट सेपरेशन है, ये हमारे पास जो स्लिट सेपरेशन दी गई है, ये स्लिट सेपरेशन साइज या सेपरेशन ये उसकी वेव लेंथ से बड़ी है, क्या है जी, ग्रेटर देन वाटर वेवलेंथ। अब आपको यहाँ कौन सा मैकेनिज्म ऑब्जर्व करने को मिलेगा, यहाँ आपको जो मैकेनिज्म मिलेगा ना, उस मैकेनिज्म में
वाटर वेव सेमी सर्कुलर पैटर्न अडॉप्ट नहीं करेंगी, बल्कि उसकी साइडों से थोड़ा सा ऐसे बेंडिंग हो जाएगी, स्मॉल बेंडिंग, ये स्मॉल डिफ्रैक्शन होगी। तो ये वेव जब यहाँ से गुजरेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर बेंड होंगे बस, इसके अलावा और कोई भी चीज़ बेंड नहीं होगी, सीधी की सीधी वेव जाएगी ऐसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टू ऑब्जर्व लार्ज डिफ्रैक्शन या टू ऑब्जर्व क्लियर डिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कंडीशन? तो क्या कहेंगे? स्लिट सेपरेशन मस्ट बी या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वाटर। जबकि अगर आप स्मॉल डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ साइड में थोड़ी सी डिफ्रैक्शन हो, स्मॉल डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि टू ऑब्जर्व स्मॉल डिफ्रैक्शन स्लिट सेपरेशन और साइज मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने इस वाटर वेव के थ्रू ऑब्जर्व की हैं। तो इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है, समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हैं। कोशिश किया मैंने कि आपको ये बात क्लियर हो जाए थ्रू एनिमेशंस। मज़ीद भी अगर कोई सवाल है तो पूछें।